कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। खबरनामा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से नवनीत सहगल की लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखाते हैं। तो में जो रणनीति अपनाई गई है कि उसमें ये इसका ये नतीजा है। मैं यहाँ जैसा अभी इन्होंने बताया कि हमारे केवल 28% 32% जो है गाँव में संक्रमण का कुछ जो है उसका असर है, बाकी 68% गाँव में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है। मैं यहाँ एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि 31 मार्च से लेकर 18 मई तक मैं ये आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में, जिसके बारे में चिंता व्यक्त की जा रही थी, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार अभी से नहीं लगभग ये 1 अप्रैल से अग्रेसिवली जो है वो कर रही है, अभियान चलाई हुई, और 5 मई से तो विशेष सघन अभियान गाँव में चलाया गया। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जरूरत पड़ेगी हम जरूर करेंगे, जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है हम जरूर सारे स्टेप्स उठाएंगे। थर्ड वेव को लेकर बार-बार कहा जा रहा है। थर्ड वेव की तैयारियां, जैसे परसों मैंने मीटिंग की थी सारे ऑफिसर्स के साथ, तो जो समस्याएं सेकंड वेव के दौरान आई वो समस्याएं अब दिल्ली वालों को नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर कई सारे वो हुए। तो एक तो हमने एक टीम बनाई है ऑफिसर्स की, जो कि वो सारी चीजों की लिस्ट बनाएगी जो तैयारियां अब करने की जरूरत है। जैसे लगभग अभी हम कितने ऑक्सीजन के बेड्स की जरूरत पड़ेगी। इस बार 28,000 पीक गई है मैक्सिमम केसेस की, तो क्या हमें 35,000 या 40,000 ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करनी है? कितने आईसीयू बेड्स की तैयारी करनी पड़ेगी? अब हम ऑलरेडी 6,500-7,000 हमारे आईसीयू बेड्स तैयार हो चुके हैं, तो क्या हमें 10,000 आईसीयू बेड्स चाहिए? इन 10 चलिए अब खबरनामा की शुरुआत कर लेते हैं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने डीएपी पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में 2 गुने से अधिक का इजाफा कर दिया है। अब उन्हें 500 रुपए प्रति बैग की जगह 1200 रुपए प्रति बैग सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। बैठक में पीएम मोदी को खाद्य कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी एक प्रस्तुति के माध्यम से दी गई। इस फैसले के बाद डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के बावजूद किसानों को 1200 रुपए ही खाद के प्रति बैग के लिए चुकाने होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बयान में कहा गया कि इस प्रकार डीएपी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसे 1200 रुपए के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। पीएमओ ने कहा, मूल्य वृद्धि का सारा भार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है। प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है। पीएमओ ने कहा कि डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। उसने इस फैसले को ऐतिहासिक और किसान हितैषी करार दिया। केंद्र सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब सरकार को कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर किसानों की भारी नाराजगी और आंदोलन का सामना करना पड़ा है। तो डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसे 1200 रुपए के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। मूल्य वृद्धि का सारा अधिभार केंद्र सरकार ने ही उठाने का फैसला किया है। इस पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। भाई ये जो 1200 में हो, ये आप कहा है कि 1200 में कट्टा देंगे, पहले वाले रेट में देंगे। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, इससे भी नीचे रेट था, वो भी तो सब्सिडी दे रहे थे। इन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार दिया भाई, सब्सिडी दे रहे हैं? तो पहले इससे ज्यादा सब्सिडी दे रहे थे वो, और इन्होंने रेट भी बढ़ाया। अब थोड़ा कम कर दिया। वो करा क्यों? 22 आ रहा है, बंगाल देख लिया, केरला देख लिया, तमिलनाडु देख लिया, अब आगे क्या देखेंगे? कम कुछ नहीं किया। बिजली के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। डीजल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, बाकी जो खाने वाली चीज़ें हैं, तेल ले लो, सरसों का, वो 1.5 से दुगना पहुंच गया है। क्या कम किया भाई? हर एक चीज़ में लूट मचा रखी है। तो एक चीज़ के अगर बढ़ा के कम कर दिए तो कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई जनता को राहत नहीं दी। जनता तो मर रही है, ना कोई दवाई है ना कुछ है।
तो ये आगे 22 बचने के लिए, जो 22 में आने वाला है उत्तर प्रदेश का और जो राज्यों का जो चुनाव है, उसके लिए कुछ ना कुछ स्टंट कर रहे हैं। अगर ये इतने भले हैं, किसानों का भला कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से उठवाएं भाई, और कह दें भाई तुम्हारे ये तीनों कृषि जो काले कानून है हम इन्होंने सौंपे हैं हम पे, ये वापस ले लें और एमएसपी पे गारंटी दे दें। और इस वक्त जो गेहूं का रेट है 1975 है, 1700 में 1800 में किसान बेच रहा है, 100 रुपया ये सीधा ले रहे हैं। लूट मचा रखी है हर जगह। सरकार का जो खाद पे डीएपी खाद पे जो 140% सब्सिडी का ऐलान हुआ, ये एक बेईमानी और छलावा है, ये बहकावा है। एक तरफ तो सरकार खाद पे सब्सिडी दे रही है, दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में 10% बिजली पे रेट बढ़ाने वाली है, गन्ने पर रेट नहीं बढ़ाया, और जो है डीजल के भाव आसमान छू गए। तो ये तो एक बेईमानी बहकावा है। सरकार जो है आंदोलन के चलते लोगों को बहकाना चाहती है, किसानों को बहकाना चाहती है कि हमने 140% सब्सिडी दे दी। तीनों कृषि बिल वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून भी बनेगा, किसान इससे नीचे किसी बात पे बहकने वाला नहीं है। ये तो सब्सिडी हमें पहले भी मिलती थी, बाद में इस सरकार ने बंद कर दी, अब दोबारा दे दी। चलो ये सब्सिडी है, ठीक बात है, पर बढ़े डीजल के दाम पे तो बात करें। जो किसान की न्यूनतम लागत बढ़ती जा रही है उस पर तो बात करें। एक डीएपी पे सब्सिडी देने से क्या किसान आबाद कोई हो जाएगा? किसान की सैकड़ों समस्याएं है। डीजल पे बात करें, फसल पे बात करें, गन्ने पे रेट नहीं बढ़ रहा, गेहूं पे नहीं रेट बढ़ पा रहे, तो उन पे तो बात नहीं कर रही। 140% सब्सिडी देके किसानों को छलना चाहती है, ये एक सरकार का छलावा है। पहली बात तो उस सब्सिडी को लेने के लिए भी किसानों ने बहुत मेहनत की है, कई जगह ज्ञापन भी दिए। जब खाद के रेट बढ़ाए सरकार ने, तब भी किसान दर दर भटकता रहा उसे कम करवाने के लिए। और अब मेन बात तो यह है, सरकार ने इसमें किसानों को नहीं देखा, सरकार ने इसमें अपना फायदा देखा कि अगर अब भी कुछ ना किया गया, इस तरह का थोड़ा एक तरह से कह दे कि लॉलीपॉप किसानों को ना दिया गया, तो 2022 में भी उनके हाथ से सत्ता जा सकती है उत्तर प्रदेश की। तो उन्होंने अपने लिए सोचा, किसानों के लिए तो सरकार सोच ही नहीं रही। अगर किसानों के लिए सरकार सोचती तो ठंड में, गर्मी में, बरसात में किसान सड़क पे ना होता। सरकार ने सब्सिडी दे रही है, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव के लिए इसकी तैयारी है? जी बिल्कुल तैयारी है। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 मई को किसानों से बात करेंगे। किसानों से बात कहाँ करें, वो तो किसानों को आदेश दे के 2000 रुपये जो हमारा पेमेंट उन्होंने रोक रखा, उसी का ब्याज जो वो अडानी अंबानी को दे रहे, उसी के ब्याज से तो 2-2 हजार रुपये बांट रहे। वो 2000 में क्या भला हो रहा किसी का? 2000 में तो अब अगर कोई आदमी अपना शौक करने लगे, सही जूते भी नहीं ला सकता। एक किसान अपने ये सैनिटाइजर जो ये कंपनी बना रही है, 2-2 हजार के तो सैनिटाइजर खर्च हो गए लोगों के, जो सरकार को फ्री देने चाहिए थे। आप सरकार की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया, हम तो अपने इस चीज में बड़े दिया तो कुछ है ही नहीं। सब्सिडी दे रही है 140%। कौन सी सब्सिडी दे रही है? जब दिया ही नहीं कुछ, लोग को इन्होंने तो बका हुआ है, पीछे हटा कर उसे हटकर देने लगे। अब हम यहाँ दे रही, क्या दे रही? कुछ भी नहीं। बात पे जो सब्सिडी दी है, हम नहीं मानते इन चीजों को। ये तो पहले कितनी सब्सिडी थी, अब खत्म कर दी थी, आप कोई खत्म करे, आप कोई देने लग रहे दिखाने को कि भाई वो बका रहे हमें। और क्या डिमांड है सरकार से आपकी? डिमांड तो वही है, सब पता, तुम्हें भी पता, रोज की बात। ये काले कानून वापसी, एमएसपी कानून, यही डिमांड है हमारी तो सबसे पहली। सब्सिडी का तो ऐलान कर दिया, पर बिजली के बिलों पे, गन्ने के पेमेंट पे और गन्ने के जो पैसे बढ़ने थे कुछ नहीं बढ़ाए 5 साल से 3 साल से, उस पर तो कुछ नहीं दिया किसानों को। इससे सब्सिडी से क्या हो रहा? सब चीजों को देखो ना, वे सब्सिडी दे रहे और चीजों पर तो बढ़ा रहे वे। ये तो भकावा कर रहे एक किस्म का। जो बिजली के बिल बढ़ाते आ रहे, दुगने चौगने बिल कर दिए, और गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने। और जो दवाई है, किसान को जो दवाई लगाया खेत में, उन पे बढ़ा रहे। एक चीज पे सब्सिडी दे रहे, 10 पे बढ़ा रहे, उससे क्या होगा? तो इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपए प्रति बैग से 140% बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए आप। हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं
किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला किया गया है। डीएपी खाद जिसकी कीमतें 140% बढ़ गई थी और कीमतें बढ़ने के कारण अगर मूल कीमत पर डीएपी दिया जाता तो 2400 रुपया प्रति बोरी खाद किसान को मिलता, लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत सरकार 500 रुपया प्रति बोरी पहले से ही डीएपी पर सब्सिडी दे रहे थे। अब ये बढ़ी हुई कीमतों के कारण ये 500 रुपया प्रति बोरी की सब्सिडी बढ़ा के अब 1200 रुपया प्रति बोरी कर दी गई है। 700 रुपया प्रति बोरी सब्सिडी किसान के लिए बढ़ाई गई है डीएपी पर, और इसका परिणाम यह होगा कि 2400 की बोरी किसान को केवल 1200 रुपया में मिलेगी। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार ने उनकी अध्यक्षता में एक बैठक करके डीएपी की सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला किया है, और उससे जो है वो अब 500 रुपये जो सब्सिडी प्रति बोरा मिलती थी वो 1200 रुपये हो जाएगी। 700 रुपये पर बैग जो है कल उन्होंने सब्सिडी बढ़ाई है। इसके कारण जो 2400 रुपये में डीएपी मिलती वह 1200 रुपये में मिलेगी। कोरोना महामारी में गल्फ कंट्री ने और जॉर्डन जैसे देश जहां पर उसके रॉ मटेरियल पैदा होते हैं 60 से 70% कीमतें बढ़ा दिया था, और इसके कारण फरवरी से जो है वो एक कठिनाई थी कि कैसे डीएपी किसानों को उपलब्ध कराया जाए। कल प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक फैसले के कारण उसका समाधान हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है, मोदी जी ने, कि हर कीमत पर पिछले बार जो मूल्य थे उतनी ही जो है मूल्य पर उनको दिए जाएंगे, और इसकी वजह से इस सब्सिडी को बढ़ाए जाने के कारण 475,000 करोड़ रुपए का व्ययभार जो है वो अतिरिक्त भारत सरकार के खजाने पर पड़ेगा। मोदी जी की सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है, और लगातार जब से उनकी सरकार बनी है किसानों को विभिन्न सुविधाएं, पीएम किसान, खाद की सब्सिडी, बीजों की सब्सिडी, कृषि यंत्रों की सब्सिडी बढ़ा करके किसानों के जीवन में खुशहाली आए। नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से डीएपी के खाद के सब्सिडी को 140% किसानों के हित में वृद्धि करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसका पार्टी स्वागत करती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होकर जो निर्णय केंद्र सरकार का हुआ वे अपने आप में इसलिए उपलब्धिपूर्ण है कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किसानों की खाद में काम आने वाले फास्फोरिक एसिड और अमोनिया की कीमतों में 60 से 70% की वृद्धि हुई है, और पिछले साल जो डीएपी खाद की बोरी थी वो 1700 रुपए में किसानों को उपलब्ध थी। 500 रुपए सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस प्रकार से इसकी कीमतें बढ़ी है, इस बोरी की कीमत बढ़कर के 2400 रुपए होने वाली थी, और इसलिए भारत सरकार जो पहले 500 रुपया हर बोरी पे सब्सिडी देती थी उसमें 700 रुपया और जोड़कर 1200 रुपए की सब्सिडी दी है, जो 140% वृद्धि है, अब तक की सबसे अधिकतम है। 10 दिन पहले फर्टिलाइजर्स की कीमतें भारत सरकार ने बढ़ाई और अब उसको ऐतिहासिक फैसला बता रही है किसानों के हित में। हम ही ने दर्द दिया है, हम ही दवा देंगे। पहले कीमतें बढ़ाते हो, फिर सब्सिडी देते हो, और देश के लोगों को मूर्ख समझते हो कि वो समझ नहीं पाएंगे कि ये फैसला किसानों के हित में नहीं है, ये फैसला उन कंपनीज के हित में है जो फर्टिलाइजर्स बनाती हैं। कीमतें तो उनको जाएंगी, किसान का क्या फायदा होगा। भारत सरकार सिर्फ पैसे वालों की मदद करती है। खाद सब्सिडी बढ़ाए जाने पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। पीएमओ ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि सवाल लगातार बरकरार है कि क्या इस सौगात के बाद अन्नदाताओं की नाराजगी दूर हो पाएगी। अन्नदाता जो लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, ये सब्सिडी के जो उन्हें तोहफा दिया गया है, क्या
इससे अन्नदाताओं की नाराजगी दूर होगी, ये सवाल लगातार बरकरार है। तो आपको बता दें कि सब्सिडी काफी बढ़ा दी गई है, तो इससे ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में किसानों को अच्छा खासा लाभ होगा। लेकिन जितने भी इस समय बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उनमें से किसी ने भी इसे अच्छा फैसला नहीं बताया। सबका यही कहना था कि सरकार बस किसानों को लॉलीपॉप देना चाहती है। जो असल मुद्दे हैं उन पर ना तो सरकार बात करना चाहती है और ना ही किसानों पर सरकार ध्यान देना चाहती है। इसे करार दिया है केंद्र सरकार की तरफ से। आज किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए ये ऐलान किया गया है कि सब्सिडी अब बढ़ा दी गई है। डीएपी पर यह सब्सिडी बढ़ाई गई है। मोदी सरकार ने खाद सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सरकार के इस फैसले को कई लोग सराहनीय कदम बता रहे हैं, तो वहीं किसानों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अभी हाल ही में जितने भी राज्यों में चुनाव संपन्न हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई खास हासिल नहीं हो पाया। कुछ असम में पहले से ही सरकार थी और पुडुचेरी में सरकार बना ली, इसलिए अब उन्हें लग रहा है कि किसानों की नाराजगी हमारे लिए आने वाले समय में ज्यादा ही दुखदायी हो जाएगी। इसलिए अब उन्होंने एक छोटा सा शिगुफा छोड़ा है। कई किसानों का तो ये भी कहना है कि सरकार बस इसे एक लॉलीपॉप ही समझे, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि किसान नहीं मानने वाले हैं। किसान बॉर्डर पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता। किसान तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मान ली जाती। और अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विमल सिंह जी, किसान नेता शिवराज जी और आजाद जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले शिवराज जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। खाद सब्सिडी 140% बढ़ाई गई है और पीएमओ ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। चूंकि आप किसान हैं, किसान नेता भी हैं, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर सबसे पहले चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है कि इस फैसले से वाकई में किसानों को काफी लाभ मिलने वाला है? जी धन्यवाद पल्लवी जी। जी सर। किसानों की आवाज सुनने के लिए, पीड़ा सुनने के लिए। पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पे आए उस समय डीएपी का क्या रेट था और उस समय गेहूं का क्या रेट था। गेहूं को इन्होंने कितना बढ़ाया, डीएपी को कितना बढ़ाया, और हमें तो ये अंदाज नहीं, ना हमें जानकारी कि ये देश में बनता है या विदेश में बनता है। अब ये रेट बढ़ा लेते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, हम तो बैठते नहीं। लेकिन चलो अगर ये कह रहे हैं कि जी हमने जो है 700 रुपए और सब्सिडी के बढ़ा दिए, 500 पहले दे रहे हैं, 1200 रुपए हम सब्सिडी दे रहे हैं और 1200 का भी मिलेगा। 2400 का होना चाहिए था लेकिन 1200 का मिलेगा, तो इसका मतलब ये 100% सब्सिडी दे रहे हैं। इस पर जितने का ये हमें दे रहे हैं उतनी सब्सिडी दे रहे हैं। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ये रेशो लगा ले। जिस समय ये कुर्सी पे आए प्रधानमंत्री, उस समय डीएपी और यूरिया का क्या रेट था, आज डीएपी और यूरिया का क्या रेट है। उस समय बिजली के क्या रेट थे, उस समय पेट्रोल डीजल के क्या रेट थे जी। उस समय खाद बीजों के जो बीज आते हैं और जो दवाई आती है उनके क्या रेट थे। किस रेशो से इनके कार्यकाल में इनके रेट बढ़े, और फसलों के, गन्ना के रेट, गेहूं के रेट, धान के रेट, जितनी भी दलहन है, तिलहन है, उनके किस रेशो से इन्होंने रेट बढ़ाए जी। आज उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, 2000 के करीब गेहूं का कंट्रोल रेट है, लेकिन 1750 में गेहूं किसान बेच रहा है अपना। सरकार खरीद नहीं कर पा रही है। 10-10 दिन से सरकारी कांटे पर किसान पड़ा हुआ है, गेहूं भीज रहा है, लेकिन खरीदने की व्यवस्था इनके पास नहीं है। जब फसलों के रेट तो घटते जा रहे हैं। पिछली साल भी लास्ट ईयर धान का और तुम्हारे जितने भी मक्का, बाजरा जो भी थे, आधे से अधिक मूल्य में वो जो है
मतलब जो कंट्रोल रेट था उससे आधे रेट में लूट लिए गए। आज गेहूं की लुटाई हो रही है, गन्ना किसानों की पेमेंट नहीं हो रही है, गन्ना के भाव नहीं बढ़ाए जा रहे लगभग 5 साल से, और ये कह रहे हमने सब्सिडी दे दी, उनके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा यूरिया पे और जो दवाइयां, स्प्रे की दवाइयां, उन पे, बीज पे, बिजली पे, जो देहात को बिजली मिल रही है, गैस पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, इनको सभी पे कंट्रोल करें। जी ठीक है। विमल जी बताइए, आपने तमाम बातें सुन ली होंगी स्वराज जी की। उनके हिसाब से तो ये जो आप कर रहे हैं इससे कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी चीजों पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। विमल जी। विमल सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। आजाद खालिद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आजाद साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आजाद साहब तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्वराज जी, अभी मैं आपके साथ ही अभी इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी। इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी भी चल रही है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है हमारे देश की, उधर भुखमरी भी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। उन सब के बीच में क्या ऐसा माना जाए कि सरकार किसानों को साधने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी उनके लिए भारी पड़ रही है। हरियाणा से तो जिस तरह की रोजाना तस्वीरें सामने आती हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। तो किसानों को साधने की कोशिश के लिए ये डीएपी का उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा है। स्वराज जी। जी पल्लवी जी, आपको हिसार की घटना का ही पता होगा जी, वही निर्दोष किसानों पर खूब लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोला छूटे, मातृ शक्ति को घायल कर दिया, गिरफ्तार कर लिया 80-85 माता बहनें और किसानों को, जबकि वह निहत्थे किसान थे। दूसरी बात, ये कोरोना काल है, इसमें सरकार को ही नहीं कि सरकार का खजाना घट रहा है, सरकार को पीएम केयर फंड में तो आम जनता ने खूब दान दिया, लेकिन आज सब्जी के किसान की हालत देखो, दूध के किसान की हालत देखो, फल के किसान की हालत देखो, और जो अन्न का किसान है, गेहूं आदि का, उसकी हालत देखो, कपास के किसान की हालत देखो, दलहन के किसान की हालत देखो, तिलहन के किसान की हालत देखो। आज सब्जी खेतों से नहीं उठ रही है, फल बाजार में नहीं पहुंच रहा है लॉकडाउन के कारण, दूध सही रेट में नहीं मिल पा रहा है, और तुम्हारे डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, बिजली के, और दवाइयां, किसानों के बीज हैं, उनके रात दिन रेट बढ़ रहे हैं। पल्लवी जी, मैं प्रमाणित कह रहा हूं, आप चैनल पे बैठिए, जो मैं कह रहा हूं उनके रेट है ना। और मैंने ये कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री जी आए, आने से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आवाज लगाई थी पिछली योजना में कि भाइयों बहनों, एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देश का किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पंजाब में उन्होंने खड़े होकर कई 60 साल से ऊपर के किसान की 5,000 पेंशन होनी चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं, अपनी तरफ से राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा। उन्होंने डीजल के लिए, किसान के कर्ज के लिए, 5,000 पेंशन के लिए, एमएसपी गारंटी कानून के लिए वो भाषा बोल करके सत्ता में आए। फिर लास्ट जब चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा मैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। क्या आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जिससे किसान की आय दोगुनी हो? और जो वायदे किसानों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ते समय किए, इतने बड़े झूठे प्रधानमंत्री, जब तो देश में हर साल चक्रवात, तूफान, केदारनाथ पे घटना और इतनी बड़ी महामारी, जितनी प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, जितने प्रधानमंत्री जुमला फेंकेंगे, उतनी आफत इस देश पे आएगी। किसी ने पल्लवी जी कहा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की 700 सार बसम हो जाए। देश के अन्नदाता को, जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जिसकी रीढ़ और रज्जु कृषि है, जिसका आधार और बेस खेती है, कृषि है, उस किसान को सताया जा रहा है, झूठ बोल बोल के ठगा जा रहा है। तो इस देश में महामारी नहीं आएंगी, चक्रवात नहीं आएंगे, तूफान नहीं आएंगे, तो क्या परमात्मा खुश हो गए प्रधानमंत्री जी की आरती उतारेंगे? ठीक है स्वराज जी, अभी एक बार हम फिर से अपने दो मेहमानों का रुख कर लेते हैं। विमल जी और आजाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी पल्लवी, आप सुन रहे होंगे सर स्वराज जी को, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ शिगुफा छोड़ने के काम सरकार कर रही है। आपको बस ये दिखाई दे रहा है कि किसानों की नाराजगी आप पर आने वाले समय में भारी पड़ सकती है, इसलिए एक और पैंतरा आपने चल दिया।
देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव हुआ है, पंचायत का चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जो पंचायत का चुनाव होता है उस चुनाव में सबसे ज्यादा जो है किसान भाई बहन ही वोट देते हैं, मतदाता होते हैं। पल्लवी, जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुआ, और ये जो तोहफा आज जो है कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, डीएपी खाद पे जो है 140% की जो वृद्धि की गई है। पहले जो बोरी थी वो मिलती थी 1700 रुपए की बोरी रहती थी, 500 रुपए से सब्सिडी दिया जाता था। बोरी का दाम रहता था 2400 रुपए। अब क्या हुआ है कि अब जो है जो ये 500 रुपए सब्सिडी दिया जा रहा था, उसको बढ़ा के 500 और 700 रुपए और बढ़ोतरी की गई 140%, जिसमें अब टोटल जो है 1200 रुपए का सब्सिडी दिया जा रहा है। जो बोरी जो है पहले 2400 रुपए मिलती थी, वो बोरी आज जो है 1200 रुपए मिल रही है। अभी हमारे भाई जो है बोल रहे थे कि किसानों के लिए भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। मैं बता देना चाहता हूं, अभी लगभग जो है 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए अभी अक्षय तृतीया के दिन डाला गया। वो किसान कौन है? अपने देश के किसान है, अपने देश का अन्नदाता है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। वो किसान खुश है। पेट्रोल, डीजल, इन सब के दामों के बारे में भी बात करने के लिए कह रहे हैं शिवराज जी। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, आपको बता देना चाहता हूँ, ये हम नहीं कह रहे, ये पेट्रोल की किसी कहती है, इसमें कुछ वृद्धि हुई है जिसको लेकर अभी किया जा रहा है काम। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मित्र कह रहे थे कि एमएसपी पे इन्होंने क्या किया, तो मैं बता देना चाहता हूँ 2013 से 2014 में गेहूं की बात कर रहे थे। मैं गेहूं, धान, मसूर, उड़द, मूंग और अरहर, सरसों और चना की बात करूंगा। गेहूं 2013 से 2014 जो एमएसपी रेट थे 1400 रुपए, आज जो है 2020-21 में 41% की बढ़ोतरी हुई है गेहूं के अंदर। 1975 रुपए जो है प्रति क्विंटल जो है गेहूं में वृद्धि की गई है। इसके साथ साथ जो है धान जो था वो 1310 रुपए था, इसमें 43% की बढ़ोतरी की गई है। 1868 रुपए में जो है आज 2020-21 में जो है धान मिल रहा है। जिसके साथ साथ मसूर 1950 रुपए में 2013-2014 में था, 73% की बढ़ोतरी की गई है, और 5100 रुपए जो है एमएसपी रेट के हिसाब से 5100 रुपए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी बात ये हमारे अभी किसान अन्नदाता जो बात कर रहे थे, देखिए देश के किसान जो है वो खुश है। अगर देश के किसान को अगर हम कॉल करते हैं, मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ, हमारे पिताजी हमारे घर के लोग किसान हैं और वो लोग खेतों में काम करते हैं। अगर मैं फोन करता हूँ कुछ बात करने के लिए तो कहते हैं कि अभी समय नहीं है, रात पे कॉल करना। तो असली किसान तो वही है जो खेत में काम कर रहा है। ये जो किसान बैठे हुए बॉर्डर पे, एक किसान थोड़ी ना है। ये किसान है जो जाके कोलकाता में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। टीएमसी के नेताओं के साथ वो जो है एक जनसभा करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये किसान है क्या जो बार बार कहते हैं कि उमर खालिद को जो है छोड़ा जाए, सर्जिल इमाम को छोड़ा जाए। मैं कहना चाहूंगा आपको, एनबी न्यूज के माध्यम से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, इनके अप्रैल की बात कर रहा हूँ 2019 में भारतीय किसान यूनियन ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि कृषि कानून एक आना चाहिए, बिल एक पास होना चाहिए जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज, हमारे कांग्रेस के यहाँ पे मित्र बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ 2019 के लोकसभा में इनका 11वां प्रावधान जो मैनिफेस्टो में था उसको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि किसानों के हित के लिए कृषि बिल बहुत जरूरी है, और जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम कृषि बिल ला के रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर वो काम करती है तो उस पर राजनीति करने की क्या दिक्कत है। चलिए, तो कौन सी बातें मान ली गई किसान नेताओं की या किसानों की? आपने कौन सी बात मान ली? वो तो अभी भी बैठे हुए हैं, तो बात तो ढक के तीन पाती हुई ना सर। तो उस बात की अब शिकायत करने का भी क्या अर्थ रह गया विमल जी? शिकायत तो तब की जाती जब उनकी कोई आपको मांग नाजायज लग रही थी और आपने वो मान ली होती, तब शिकायत जायज होती है आपकी। ना आपने मानी ना आपने उनकी सुनी, वो अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं, तो बात तो वहीं की वहीं है। मैं तुरंत लौटूंगी विमल जी आपके पास। बिल्कुल सर, मैं एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ आजाद खालिद जी से, वो काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी
सर, तमाम बातें सुन ली होंगी आपने, चाहे वो विमल जी की हो या शिवराज जी की हो। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। एक तो ये डीएपी को लेकर जो आज सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और अब एक बार फिर से ये बात छिड़ने लगी है, आज एक बार फिर से राकेश टिकैत ने कहा है कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होना, हमारी आखिरी मांग यही है कि कृषि कानूनों को वापस ले लो। देखिए, आपने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया है जो कि देश में बड़ा ज्वलंत है। हालांकि उसको जिस तरीके से दबाया गया है, जिस तरह से उसे नजरअंदाज किया गया है, 300 के करीब किसान, अन्नदाता, जिनको अन्नदाता कहा जाता है, कृषि प्रधान देश हमारी पहचान है, और 300 से ज्यादा किसान मारे गए हैं, वहां पर शहीद हो गए हैं, और उन पर चर्चा कहीं नहीं है। कोई एक ट्वीट नहीं है। जो कुत्ते के पिल्ले को लेकर भी दर्द व्यक्त करते थे, वहां से एक ट्वीट अभी तक भी नहीं है। दूसरी बात, आप आज की सब्सिडी को दो तरह से लीजिए। सब्सिडी आपने बढ़ा दी है लेकिन रेट नहीं घटाए हैं, आपने रेट वही रखे हैं। आप एक आदमी के, एक फैमिली के बच्चे को जेल में डाल दीजिए, उसके शीशे तोड़ दीजिए, उसकी गाड़ी तोड़ दीजिए, उसकी गाड़ी की हवा निकाल दीजिए, उसके बच्चों की नौकरी छीन लीजिए, और शाम को 30 रुपए की एक चॉकलेट का पैकेट ले जाके आप उसको देकर ये कहें कि वो आपकी हमदर्दी को पहचान ले। ये बड़ा मजाक है। आपने किसान के साथ मजाक किया हुआ है। शिवराज सिंह जी की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और लग रहा था कि कोई किसान बोल रहा है। उन्होंने एक बात बहुत शानदार कही जिसको मैं समर्थन करना चाहूंगा। किसान हमारे देश का भोला है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका के आमतौर पर फायदा राजनीतिक लोग उठाते हैं। सवाल ये नहीं है, अभी विमल जी जो कह रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम बिल ला रहे थे, बिल का ड्राफ्ट क्या था? उनको मालूम है कि कांग्रेस के बिल का ड्राफ्ट क्या था? क्या उनके बिल के ड्राफ्ट में और हमारे ड्राफ्ट में फर्क नहीं था? लेकिन सवाल यह है, ये राजनीति करने के लिए हर रोज एक नया शगुफा लाते हैं। इनको दिख रहा है कि अब चारों तरफ से जब घिर गए हैं, पंचायती चुनाव में इनको एक्सपोज हो गए हैं, बंगाल के अंदर एक्सपोज हो गए हैं, तमाम जगहों पर आप ये देखें तो अब ये एक तरीके से एक लॉलीपॉप के तौर पर इन्होंने उसको किसानों को लुभाने की बात की। लेकिन सच्चाई यह है कि ये जख्मों पर मरहम नहीं, बल्कि कांग्रेस का, विपक्ष का, और खास तौर से किसानों का दबाव है, जिसके बाद इन्होंने वापिस लिया। क्योंकि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, खासतौर से कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरीके से इस रेट की बढ़ोतरी का विरोध किया, नाना पटोले साहब ने और रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा आंदोलन की चेतावनी दी और सरकार को चेताया कि अब किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के रुख को देखते हुए अगर ये सब्सिडी बढ़ाई है, इसको हम सब्सिडी नहीं बल्कि इसको एक लॉलीपॉप कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको किसानों से हमदर्दी है तो आपने जो बिल, जो एक रेट बढ़ाए हैं, एक तो रेट वापिस ले, दूसरी बात यह है कि जो किसानों की मांग है उस पर गंभीरता से, उस पर हमदर्दी के साथ और देश हित में, किसान हित में सोचे। ये जो लोग बैठे हैं इतनी देर से, इनको आप सर्टिफिकेट देने के बजाय, इनकी चेकिंग करने के बजाय, और इनको किसान होने का या ना होने का सर्टिफिकेट देने के बजाय इनकी मांगों पर गौर कीजिए। और आप कोई नहीं होते हो, मैं कोई नहीं होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं होती है कि किसी को किसान बोले और किसी को ना बोले। ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को नहीं है। हालांकि मैं भी ये कह सकता हूं, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक किसान का बेटा हूं, किसान परिवार से हूं, सैकड़ों साल से मेरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नाम है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं किसान के साथ धोखाबंद किया जाए, उनके ऊपर राजनीति की जाए, लेकिन जनहित में, उनके हित में। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि पश्चिम बंगाल के अंदर राकेश टिकैत ने या किसानों ने जाकर वोट मांगा है, तो आपने क्या किया है? आपने जिस तरीके से सिलेंडर सिरों पे रख रख के आपने ड्रामेबाजी की है, आपने जिस तरीके से चीजें की हैं, महंगाई को लेकर आपने एक तरह से शोर मचाया था, वो आज कहां चला गया? डीजल को लेकर आप कहते थे, पेट्रोल को लेकर कहते थे, रुपए की कीमत को लेकर कहते थे कि रुपए की कीमत उसी देश की गिरती है जहां का हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा गिरी होती है। आज किसकी गरिमा गिरी हुई है, इस पर कोई बोलेगा? क्या आपको नहीं लगता है कि डीजल और पेट्रोल के जो रेट हैं उनका इफेक्ट आम नागरिक पर, किसान पर, प्रोडक्ट पर, रेट्स पर नहीं पड़ रहा है? ये सिर्फ लॉलीपॉप देने की बात है, इस पर प्रतिक्रिया नहीं बल्कि इस पर ठोस कोई काम होना चाहिए। तो देखिए, बिजली का बिल हुआ, गन्ना हुआ, इसके अलावा सब्जी किसान हुआ, ये छोटे छोटे मसले भी तो हैं जिन पर ध्यान देने की समय अभी आवश्यकता है। आकर देखिए आप। जी बिल्कुल आजाद जी, मैं वही सवाल उठा रही हूँ कि गन्ना किसानों को लेकर भी अभी स्थिति काफी खराब है। बताइए शिवराज जी, आप ही बताइए सर, गन्ना किसानों के बारे में अगर हम बात करें, उनके हालातों के बारे में बात करें, तो अभी वर्तमान में वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं? पल्लवी जी, सबसे पहले तो जो मेरे भाजपा के साथी हैं उनकी मैं इस बात का समर्थन करूंगा जो उन्होंने ये कहा कि बॉर्डर पे किसान नहीं है। इसका मतलब राजनाथ जी, नरेंद्र तोमर जी और देश के प्रधानमंत्री वास्तव में झूठे हैं। राजनाथ जी ने तो कई बार कहा है, राजनाथ जी तो सबसे बड़े झूठे हैं।
क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हो किसान देवता है मेरा भगवान है। इसका मतलब राजनाथ जी झूठ बोलते हैं और जो मेरे भाजपा के साथी बैठे हैं ये सही बोलते हैं। इनको राजनाथ जी को कहना चाहिए कि तुम सत्ता में हो, देश के रक्षा मंत्री के पद पे झूठ क्यों बोलते हो। कृषि मंत्री को कहना चाहिए जब ये किसान नहीं है तो 11 की वार्ता तुमने किससे की। इसका मतलब देश का कृषि मंत्री भी झूठा है और देश का प्रधानमंत्री भी झूठा है, जो कई बार कह चुका है जो बॉर्डर पे बैठे किसान है, जो सच्चे हैं मेरे साथी है सामने, जिन्होंने ये कह दिया बॉर्डर पे किसान नहीं है। इनकी बात का मैं समर्थन करता हूं और राजनाथ जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और प्रधानमंत्री की बात का मैं खंडन करता हूं। उनको गलती माननी चाहिए और उनको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान बता रहे हैं, वो तो किसान बता रहे हैं और ये कह रहे हैं किसान नहीं है। तो इनकी बात का मैं समर्थन करता हूं, वो झूठे जो संवैधानिक पोस्ट में बैठे। दूसरी बात, गन्ना का 4 साल से रेट नहीं बढ़ा और मैं ये कहना चाहता हूं भाजपा के साथी को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जो हम भाजपा से क्वेश्चन कर रहे हैं उनका उत्तर देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में ये नहीं कहा था कि 60 साल से ऊपर के किसान को 5,000 पेंशन मिलेगी? अपनी स्पीच में पंजाब में नहीं बोला प्रधानमंत्री ने? क्या जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे मनमोहन जी को लेटर नहीं लिखा एमएसपी गारंटी कानून के लिए? क्या सभा में नहीं बोले एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए? आज उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की क्या हालत है? 1975 का कंट्रोल रेट है, 150-1,600 में किसान बेच रहा है। पहले मक्का, बाजरा और धान किस रेट में मंडियों में बिचा? ये कह रहे मेरे पिताजी खेती करते हैं, तो अपने पिताजी से हकीकत पूछें कि हकीकत किसान की हालत क्या है, सब्जी की हालत क्या है, फल के किसान की हालत क्या है, दूध के किसान की हालत क्या है, गन्ना के किसान की हालत क्या है। 5 साल से आपने रेट नहीं बढ़ाए और इन्होंने जो किसान को राजनीति करने से आप न रोक सकते हैं न कह सकते हैं। किसान किसी का गुलाम नहीं है, किसान भी पढ़े लिखे हैं। किसानों ने राजनीति करी है, चौधरी चरण सिंह ने राजनीति करी है, चौधरी देवीलाल ने राजनीति करी है। क्या आप तय करोगे कि कौन राजनीति करेगा कौन नहीं करेगा? चौधरी देवीलाल जी ने राजनीति नहीं करी है, चौधरी चरण सिंह ने राजनीति नहीं करी है, कौन किसान का बेटा नहीं है? नहीं, इन्होंने जो कहा कि हमने 2,000 रुपए खाते में डाल दिए जी, हमने किसान को ये कर दिया। अरे जिन क्वेश्चनों को हम पूछ रहे हैं उनका उत्तर दे दो भाई। हमें 2,000 रुपए मत दो, हमें तो हमारी फसलों का उचित मूल्य दे दो, हमारा मेहनताना दे दो, हमारी लागत दे दो। खेती में लागत कितनी आ रही है और उसकी फसल किस रेशो से बिक रही है? देश के अन्नदाता को उत्तम खेती, मध्यम बात, निखित चादरी, भीख निदान, उसको आज तुमने भिखारी बना दिया। वो 2,000 रुपए खाते की बात देख रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, इलाज नहीं कर पा रहा है। आज कोरोना में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा रहा है, उसके कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। कहां सो रहे हो सत्ता के गलियारों में? ये अहंकार कभी कंस को हुआ था, ये अहंकार कभी रावण को हुआ था, ये अहंकार कभी धृतराष्ट्र को हुआ था, ये अहंकार कभी दुर्योधन को हुआ था, ये अहंकार कभी इंदिरा गांधी को हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज वो अहंकार भाजपा को हो रहा है। ये अहंकार बहुत जल्दी परमात्मा का अहंकार का बैर है। तुम्हारा अहंकार जिला पंचायत में टूट गया उत्तर प्रदेश में। समाजवादी भाजपा से ज्यादा सीट ले गई, जबकि जो जिला पंचायत सत्ताधारी पार्टी के लड़े उन पर सत्ता का भी आशीर्वाद था, उन पर शासन प्रशासन का भी आशीर्वाद था, उन पर काउंटिंग पार्टी का भी आशीर्वाद था। और जब भाजपा जिला पंचायत में हारी उत्तर प्रदेश में, कहां सो रहे हो मेरे साथी? बताइए विमल जी। पंडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां पे भी सबसे ज्यादा किसान है। आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां पे भी किसान है। इसके साथ साथ बंगाल की आप बात करें तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 3 से जो है 77 सीट पे गई है, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पे विजय हासिल हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बार बार कह रहे हैं तो आप राकेश टिकैत की जो बात कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो किसान नहीं, वो किसान नेता कहने से किसान इंसान नहीं हो जाता। उनके घर में जाके देखिए, उनसे घर के लोगों के आसपास के लोगों से जानने की कोशिश कीजिए, कितने दिन उन्होंने खेतों में काम किया है, कितने दिन उन्होंने हाथ चलाया। 200 करोड़ की गाड़ी से घूमने वाला इंसान किसान नहीं होता है। जिस परिवार से किसान नहीं होता परिवार के लोगों सुन लीजिए, जिसके ऊपर आप बोल रहे हैं ना, सुनिए ना स्वराज जी, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं, जिसके ऊपर कह रहे हैं टिकैत जी, जिसके ऊपर कह रहे हैं जाते थे और महेंद्र सिंह टिकैत जी
खेत पर उसको बुलाते थे। आप क्या करेंगे किसान को? महेंद्र सिंह टिकैत जी का मैं सम्मान करता हूँ, क्या चौधरी मैं सम्मान करता हूँ, क्या ये लेकिन किसान नहीं थे? किसान होता है लेकिन किसान नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, बार बार ये कहता हूँ मैं कि किसान नेता बनने से किसान नहीं बनता है। किसान का मतलब वो होता है जो अपने खेतों में हल चलाए। किसान का मतलब वो होता है चाहे आधी या तूफान है अपने खेतों में। 11 दौर की वार्ता किसने की गई थी? अगर वो किसान नहीं थे तो देश को बहकाया क्यों गया? अगर वो किसान नहीं थे तो 11 दौर की वार्ता क्यों की बड़े बड़े लोगों ने? भारत सरकार इस वार्ता को सटीक रूप देना चाहती थी। तो जब वो आपको जनता को गुमराह करने के अलावा नहीं आता है। सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुनिए, आपके कांग्रेस के नेतृत्व करता माननीय श्री राहुल गांधी जी अभी ट्वीट कर रहे हैं। ट्विटर से ये पता चल रहा है कि राहुल गांधी जी दिल्ली में है। जमीन पे रहने वाले लोग नहीं है, जमीन पे ये ट्विटर पर ही दिखने वाले लोग हैं। कहते हैं सुनिए ना, अन्नदाता पर महामारी में भी अत्याचार बढ़ाया है और क्या घटाया ये बता रहा हूँ मैं आपको। कृषि की सब्सिडी घटाई है, किसान की आय घटाई है और केंद्र सरकार की गरिमा को भी गिराया है। क्या इससे ज्यादा गरिमा गिरेगी? ये कहीं ना कहीं आप कह रहे हो जो तो 11 दौर की वार्ता क्यों की आपने? बिल्कुल आजाद साहब आपके पास ही लौट रही हूँ, बस 2 मिनट दे दीजिए विमल जी को। बताइए विमल जी। ये लोग पहली बार बैठते हैं, चाहता नहीं है। सुनिए, जब बोल दिया जाए कि विमल जी बोलिए तो आप चुप हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। तो सुनिए, अभी राहुल गांधी जी ने सुनिए ना, आजाद साहब एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, तुरंत लौटूंगी आपके पास। आजाद साहब, कांग्रेस का नेता जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा, इनके नेतृत्व करता फिर ट्विटर पर दिखाई दे रहा है कांग्रेस का नेतृत्व करता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इनका जो बच्चा है ना, जो बच्चा कांग्रेस पाल रही है, 54 साल का जो बच्चा पाल रही है ना, उस बच्चा को ये नहीं पता है कि जो है बच्चों का वैक्सीन अभी आया नहीं है, उस पर ट्रायल चल रहा है। अरे सुनो ना, अगर बच्चे के बारे में सुन लो। किसानों के मसले पर बात कर रहे हैं विमल जी। अब मैंने कांग्रेस के मसले पर ये बहस नहीं बुलाई है कि आप कांग्रेस के बारे में टिप्पणी कीजिए यहाँ बैठकर। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जो है पल्लवी जी वैक्सीन पे, बच्चों को वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है और इनका नेतृत्व करता कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों को वैक्सीन भेज दिए। उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि अभी वैक्सीन बना ही नहीं है, ऊपर से ट्रायल चल रहा है। क्या भारतीयों की नहीं है? ये तो मैं कहना चाहूंगा, आपको मालूम है विमल जी, आपको शायद समझने में कोई गलती हो गई है। उन्होंने जो बच्चा शब्द का इस्तेमाल किया या जो वो पोस्टर लगे थे, वो छोटे बच्चों के लिए नहीं थे। भारत माता के बच्चे हैं हम, मैं भी बच्ची हूँ, आप भी भारत माता के बच्चे हैं सर। ये उस संदर्भ में था, शायद आपको समझने में गलती हो गई कि वो बच्चा शब्द किस संदर्भ में था। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि राहुल गांधी बच्चा हुए यहाँ पर या फिर कौन हुआ। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने भारत माता के बच्चे बोला, जो कि सब हैं। उसमें आप भी आते हैं, मैं भी आती हूँ, स्वराज जी भी आते हैं, आजाद साहब भी आते हैं। तो अभी पहले तो आप बहस को किसी और दिशा में मत लेकर जाइए, किसानों पर ही लौट आइए। वैक्सीनेशन के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। आप रहने दीजिए विमल जी, किसानों के मसले पर आप बात नहीं कर पाएंगे सर। आप घूम फिर कर राहुल गांधी और गांधी परिवार पर ही आ जाएंगे। आजाद साहब, आखिरी टिप्पणी चाहूंगी आपसे। बात कर लीजिए। नहीं सुनूंगी सर, क्या सुनूं मैं आपसे कह रही हूँ किसान के मसले पर बात कीजिए। आप रह के राहुल गांधी को बीच में लेकर आ रहे हैं। जो आपने रेलवे के इंजनों में डिब्बों में रखवाए थे, वो हॉस्पिटल कहाँ चले गए? और आपने खालिद जी नहीं किए, हाँ या ना बताइए, देश को बताइए ना। मिनट खालिद जी, 1 मिनट मत उलझाइए देश को। आप ये बताइए, आपने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की है कि नहीं की है? खालिद जी, ये भाजपा कांग्रेस की लड़ाई हर डिबेट पर सुबह से शाम तक होती है। मैंने जो विमल जी से क्वेश्चन किए, एक एम्स बताइए जो आपने चलाया है। आप एक एम्स बताइए जो आपने चलाया है। जो आपके टेन्योर में कोई एक एम्स का नाम बताइए जो आपने चलाया है। 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। आप एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए, एक एम्स का नाम बताइए जो आपने बनाया है। आप बताइए एक एम्स का नाम बताइए जो आपने बनाया है 7 साल के अंदर।
आप भी वहीं जा रहे हैं सर। किसानों के मसले पर मैं बात कर रही हूँ। आपको स्मार्ट सिटी और एम्स चाहिए। आपको पता है ये एम्स स्मार्ट सिटी अभी किसानों के काम नहीं आ रही, वो बॉर्डर पर बैठे। नाम बताइए जो आपने बनाया है, आप बताइए। पटना में गोरखपुर का एम्स नहीं है, गोरखपुर का एम्स जो है एम्स नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट। चलिए ठीक है, जब मुझे ये स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात करनी होगी तो मैं आप दोनों को जरूर बुलाऊंगी। स्वराज जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी। कुछ एकड़ में है। ठीक है खालिद साहब, बोलिए स्वराज जी। को बंद करो, उसको बंद करो। किसान के इतनी साफ नहीं है, इतनी धुली हुई नहीं है। जानकारी दे दीजिएगा। वही बात है स्वराज जी। देखिए, देश की राजनीतिक पार्टियां इतनी साफ सुथरी या फिर दूध की धुली हुई नहीं है। सभी का अपना अपना स्वार्थ है और किसानों का मसला तो ऐसा है कि जिससे आप आसानी से वोट हासिल कर सकते हैं। खैर, हमारा बहस का अभी जो समय है वो समाप्त तो हो चुका है, इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।